नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उर्मिला IAS एकेडमी में। सबसे पहले तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक अपील कि अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी इस वक्त जो भारतीय राजनीति का सबसे हॉट इशू टॉपिक बना हुआ है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022, राष्ट्रपति चुनाव 2022। और आपको ये जानकारी होगी कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भारतीय राजनीति के दोनों खेमों ने अपने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। एक तरफ यूपीए कैंडिडेट के तौर पर यशवंत सिन्हा है और दूसरी ओर एनडीए कैंडिडेट के तौर पर द्रौपदी मुर्मू हैं। ये दोनों ही नाम जाना पहचाना नाम है, इन दोनों ही नामों को हम पहले से ही अच्छी तरह जानते रहे हैं। आइए थोड़ा सा मैं इन दोनों कैंडिडेट के बारे में आपको बता दूं, ब्रीफ एक छोटी सी चर्चा कर दूं कि ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या है, क्या सिचुएशन है। सबसे पहले आइए यशवंत सिन्हा के बारे में बात करते हैं। पहली बात, एक बात और मैं आपको कहूं कि दोनों ही ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का ही लंबे समय से हिस्सा रहे। और द्रौपदी मुर्मू तो वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा है, किंतु यशवंत सिन्हा इस वक्त टीएमसी में चले गए हैं, अभी टीएमसी में गए हैं। लेकिन 2018-19 तक तो इनका एनडीए से या बीजेपी से खासम खास रिश्ता रहा। अभी भी इनका जो बेटा है वो जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीट से। आइए देखते हैं कि दोनों में कैंडिडेचर हिसाब से कौन कितना किसका क्या, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखनी चाहिए इन चीज़ों की। यशवंत सिन्हा 1960 में IAS बन गए, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किए। 24 साल इन्होंने काम किया और 1984 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देकर के ये क्या कर दिए तो उस वक्त जो जनता पार्टी थी, उस जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 1984 में जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। और आगे बढ़ते हैं तो 1988 से 1994 तक 6 साल, देख रहे हैं 6 साल कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्य का, तो ये राज्यसभा सदस्य रहे। 4 साल बीच में कुछ नहीं। फिर अच्छा, इस दौरान एक बार 91-90 में एक बार वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभाल चुके थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रह चुके हैं कुछ एक छोटे समय के लिए। इसके बाद 1998 से 2014 तक बीच में एक टर्म अगर आप छोड़ दें तो ये 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। लोकसभा सदस्य जब भी जीते, हमारे ही राज्य से संबंध रखते हैं वो, हजारीबाग संसदीय सीट से ये लोकसभा के रहे। एक बार 1998 में जीते, एक बार 1998 में जीते, एक बार 2002 में जीते। 2002 में तो चुनाव नहीं हुआ है, नहीं 2002 में नहीं, 2009 में फिर जीते। करेक्ट, ये याद रखिएगा, ये इनका हिसाब किताब रहा। अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति 24 साल यहां पर 60 से 84 तक, ये 24 ईयर देश की टॉप ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा। इसके बाद राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक के सदस्य रहे लंबे समय तक। देख सकते हैं इधर 6 साल और इधर भी कई सारे साल। इसके अलावा इनकी खूबी क्या रही कि ये इस टर्म में भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाले और बाद में 2002 के बाद जाकर के कुछ समय के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी संभाले, यानी वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये दोनों ही पदों पर ये रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं। और स्पोक्स पर्सन मतलब बहुत कद्दावर स्पोक्स पर्सन एक जमाने का रहे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा। ठीक है, आइए इधर एनडीए कैंडिडेट में द्रौपदी मुर्मू जी की ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये मूल रूप से
ओडिशा की रहने वाली, ओडिशा से इनका मूल रूप से लेना देना रहा। शुरुआत में एक शिक्षिका रही, बाद में भारतीय जनता पार्टी से राजनीति इन्होंने किया। बीजेपी से ही इनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है और आज तक बाकायदे वो बीजेपी में ही आपको नजर आएंगे। ये एमएलए रही, उड़ीसा में मिनिस्टर रही जब बीजेडी और बीजेपी दोनों के कोएलिशन से गवर्नमेंट बना उस वक्त। और इनके साथ एक और प्लस पॉइंट, एक तो ये एमएलए रही, मिनिस्टर रही, ठीक है, और इसके अलावा ये गवर्नर रही। आपको पता है झारखंड का यानी हमारे स्टेट का ये गवर्नर रही, 9th गवर्नर ये रही है। 9वीं गवर्नर, इनके बारे में कई रिकॉर्ड है। एक तो कार्यकाल पूरा करने वाला पहला राज्यपाल इनको कहा गया, पहली महिला राज्यपाल, पहले ट्राइबल राज्यपाल, जनजातीय पृष्ठभूमि से, कई सारी चीजें इनके साथ देखा गया। अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है। अगर इनके व्यक्तिगत जीवन पर जाएं तो ईश्वर ने कई बार इन पर कहर बरपाया है और फिर भी चट्टान की तरह अपनी समस्याओं से लड़ते हुए, अपनी तकलीफों से लड़ते हुए आज जनसेवा में अपने जीवन को इन्होंने खपाया है। यदि आप इनके पूरे जीवन को देखें तो एक महिला होने के नाते, जनजातीय पृष्ठभूमि से होने के नाते, पिछड़े क्षेत्र से आने के नाते, ये जहाँ तक इन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल किया है उसके लिए इन्हें शत शत नमन किया जाए तब भी कम है। तो लड़ाई इस बार इन दोनों के बीच की है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यशवंत सिन्हा का ट्रैक रिकॉर्ड इनसे ज़्यादा, इनके साथ उपलब्धियां इनसे ज़्यादा रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वोटों की जो गणित है वो यही कहता है कि हमारे अगले राष्ट्रपति के तौर पर हम द्रौपदी मुर्मू जी को ही देखने जा रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि इनको राष्ट्रपति को चुनता कौन है, तो याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, ठीक है ना, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, और तमाम राज्यों के विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर्स, यही लोग चुनते हैं, कोई और नहीं चुनता। और अगर इनके आंकड़ों पर आप नजर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में भारी है। लेकिन देश में एक बार ऐसा भी हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव 1969 में, याद रखिएगा, जब कांग्रेस के कैंडिडेट, उस वक्त की कांग्रेस मतलब बहुत बड़ी बात, कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में नीलम संजीव रेड्डी रहे। चौथे राष्ट्रपति का चुनाव यह था। और एक और व्यक्ति रहे वी गिरी, और ये भी कांग्रेस के ही रहे, वी गिरी, श्रम यूनियन मतलब लेबर यूनियन से निकल करके आए हुए नेता थे वी गिरी। कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी थे, वी गिरी ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थे, निर्दलीय जाकर के इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और इंदिरा गांधी ने एक अपील की थी, अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। उन्होंने कहा जो बेहतर कैंडिडेट लगता है उनको दीजिए, जो आपकी अंतरात्मा कहती है उनको वोट करिए। और इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में एकमात्र बार अब तक ऐसा हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के अपने कैंडिडेट होते हुए हार गए थे। वजह बहुत स्पष्ट है कि वी गिरी को समर्थन था उस दौर की सबसे सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, ये वस्तु स्थिति है। आगे आगे जो भी और चीज़ें कुछ होंगी मैं आपको बताऊंगा। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर, या राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो कुछ दिलचस्प कहानियां हैं उन्हें लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप सबसे अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दूसरी बात, मेरा संस्थान उर्मिला IAS अकेडमी बोकारो में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप तमाम लोगों से अपील कि आप अपनी
अपने सपनों को पूरा करने में हमारे साथ हो सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपसे ज़्यादा मेहनत करें। धन्यवाद, नमस्कार।